नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 33 के साथ, जिसमें अपन मैनेजमेंट के चौथे फंक्शन नेतृत्व और निर्देशन की बात कर रहे थे लीडिंग एंड डायरेक्टिंग के पार्ट 7 में। आज पार्ट 7 की बात करेंगे। निर्देशन के नेतृत्व या निर्देशन के तत्व, नेतृत्व नहीं, निर्देशन के तत्व या अवयव को क्रमशः करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कॉन्टिन्यूड करेंगे, जिसमें से निर्देशन का द्वितीय तत्व चल रहा था अपना अभिप्रेरण, और अपन बात कर रहे थे अभिप्रेरण के सिद्धांतों की, जिसमें इसके पहले के लेक्चर पार्ट 6 तक अर्थात लेक्चर नंबर 32 तक अभिप्रेरण के 11 सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। यदि वो नहीं पढ़े हैं आपने तो वो पहले जाके वहां से पढ़ें, पिछले लेक्चर जाके। आज बात करते हैं अभिप्रेरण का सिद्धांत नंबर 12। ठीक है, 3 सिद्धांत पढ़ना है, 12, 13 और 14। ठीक है, तो 12वां सिद्धांत क्या कहता है? अभिप्रेरणा की उपलब्धि विचारधारा या अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अभिप्रेरणा की उपलब्धि विचारधारा या अचीवेशन थ्योरी क्या कहती है? यह विचारधारा प्रतिपादन मैक्लीलैंड ने किया था। उपलब्धि का है ना, क्या उपलब्ध हो गया? तो मेरे को लैंड उपलब्ध हो गया, ऐसे याद करिए। क्या उपलब्ध हो गया? मेरे को लैंड उपलब्ध हो गया, मैक्लीलैंड, ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो प्रतिपादन मैक्लीलैंड ने किया था। यह सिद्धांत हेनरी मूरे की अभिव्यक्ति आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अभिप्रेरणा की उपलब्धि विचारधारा का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है? मैक्लीलैंड ने। जबकि यह सिद्धांत हेनरी मूरे की अभिव्यक्त आवश्यकता सिद्धांत मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी पर आधारित है। क्या कहता है यह विचारधारा? मैक्लीलैंड के अभिप्रेरित करने वाली निम्नलिखित 3 आवश्यकताएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। तो वो 3 आवश्यकताएं होती हैं। पहला है उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता मींस नीड फॉर अचीवमेंट। NACH, अचीव, अचीव का ACH, तो इसको इससे प्रदर्शित किया गया है N-ACH, मतलब अचीवमेंट। दूसरा है शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर, N नीड और पावर PWR का पावर। फिर संबंध की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन, N-AFF, AFF, एफिलिएशन का AFF। ठीक है, तो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। अगर ये तीनों आवश्यकताएं व्यक्ति की होती हैं तो ये व्यक्ति को अभिप्रेरित कर देती हैं। इनमें से जो उपलब्धि की आवश्यकता है, नंबर पहली नीड फॉर अचीवमेंट है जो, ठीक है, NAC, तो नीड फॉर अचीवमेंट है। उपलब्धि की आवश्यकता पर ज्यादा बल दिया है मैक्लीलैंड साहब ने। इसके अंतर्गत उच्च उपलब्धि की आस में व्यक्ति चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, उत्तरदायित्व और जोखिम सब उठा लेता है ना। किसी भी व्यक्ति को यदि आशा है कि उसको बहुत उच्च उपलब्धि, बहुत हायर अचीवमेंट होगा, तो उस प्रत्याशा में, उस आशा में वो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी ले लेगा, उत्तरदायित्व भी ले लेगा और बड़े बड़े जोखिम भी उठा लेता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इसमें कौन सी है? उपलब्धि की आवश्यकता। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है? अभिप्रेरणा की उपलब्धि विचारधारा, गिवन बाय मैक्लीलैंड। ऐसा व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण वाला होता है। ऑब्वियसली व्यापार में बिग रिस्क बिग गेन होता है। व्यापार में आपको मालूम है कि यदि फायदा हो गया तो आप लाखों कमा लेंगे, बहुत बड़ी राशि कमा लेंगे, है ना। लेकिन व्यापार में जोखिम भी होता है, इसलिए व्यापार करने वाले को क्या बोलते हैं? साहसी बोलते हैं या उद्यमी बोलते हैं, क्योंकि जोखिम उठा लेता है वो। ठीक है, तो उच्च उपलब्धि की यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? व्यापारिक दृष्टिकोण वाला होगा। ठीक है, तो ये थी अभिप्रेरणा की उपलब्धि विचारधारा, मैक्लीलैंड, और 3 आवश्यकताएं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट विचारधारा जो है अभिप्रेरणा की, वो है अल्डरफर ERG थ्योरी। ये सब इंपॉर्टेंट है जी। अल्डरफर ERG थ्योरी यह मैस्लो सिद्धांत का और शोधित रूप है ना। मैस्लोस का जो नीड हियरार्की थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, आवश्यकता के 5 क्रम पढ़े थे, मैस्लो सिद्धांत का और संशोधित रूप है। इसमें आवश्यकताओं का त्रिस्तरीय क्रमबद्धता की चर्चा है, जबकि मैस्लोस में 5 स्तरीय थी, यहाँ पे त्रिस्तरीय है। अल्डरफर ERG, ये 3 है ना, ERG, त्रिस्तरीय क्रमबद्धता की चर्चा है। त्रिस्तरीय क्रमबद्धता क्या है? पहला है अस्तित्व की आवश्यकता, E, एग्जिस्टेंस नीड। दूसरी है संबद्धता की आवश्यकता, R, रिलेटेडनेस नीड। और तीसरा है वृद्धि की आवश्यकता, ग्रोथ नीड्स, ERG। अल्डरफर्स ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ।
अस्तित्व की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता और वृद्धि की आवश्यकता। ठीक है, अब मैस्लोज और अल्डरफर्ड्स ईआरजी सिद्धांत में अगर तुलना करना है तो कैसे करेंगे? मैस्लोज के जो 5 क्रमबद्धताएं थी आवश्यकता की, उनमें से शुरुआत की 2, अर्थात अस्तित्व, फिजिकल नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना, शारीरिक आवश्यकताएं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, ये मैस्लोज में थी। ये दोनों आवश्यकताएं मिलके अल्डरफर्ड्स का क्या बनाते हैं? ई फॉर एग्जिस्टेंस, ये वाला एग्जिस्टेंस नीड, अस्तित्व की आवश्यकता। तो ई फॉर एग्जिस्टेंस नीड, ठीक है, अस्तित्व बचाना, एग्जिस्टेंस। फिर तीसरी सामाजिक आवश्यकता, और जो आपका सेल्फ एस्टीम था और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कुछ भाग, पूरा नहीं, कुछ, यहां तक, ये कुछ भाग, है ना, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का आधा, ये मिला के बनाता है रिलेटेडनेस, अर्थात रिलेट करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, संबंध बनाना। सोशल नीड्स में यही तो होता है, मिलते जुलते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं तो सम्मान मिलना शुरू होता है और जिससे आत्मविकास भी होता है थोड़ा बहुत। तो मिलना जुलना संबंध ये कहलाता है रिलेटेडनेस नीड्स। और इसी में सेल्फ एस्टीम नीड्स से लेकर और पूरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक क्या कहलाती है? ग्रोथ या स्वाभिमान और परोपकार नीड। तो ग्रोथ नीड या वृद्धि की आवश्यकता, आत्मविकास और स्वाभिमान दोनों मिला के ग्रोथ नीड्स। ठीक है, तो मैस्लोज के 5 क्रमबद्धताएं, इनकी 3 क्रमबद्धताओं से किस तरीके से रिलेटेड हैं? ERG, अल्डरफर्ड्स ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, मिलना जुलना सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम्स और आधा आत्मविकास, और पूरा का पूरा सेल्फ एस्टीम और आत्मविकास क्या है? ग्रोथ। आई होप आपको समझ में आया होगा अल्डरफर्ड्स की मैस्लो से तुलना करने पे ज़्यादा अच्छे से, और अल्डरफर्ड्स में ERG क्या है ये आपको समझ में आया होगा। आगे इसी में बात करते हैं। अल्डरफर्ड सिद्धांत जो है मैस्लो की तुलना में अधिक तर्कसंगत है तथा परिष्कृत है, रिफाइंड है, और इसके अनुसार इन तीनों आवश्यकताओं के सक्रिय होने का क्रम कोई भी हो सकता है। यह ध्यान रखेंगे, सक्रिय होने का क्रम कोई भी हो सकता है। जबकि मैस्लोज में क्या था? पहले नीचे वाली आवश्यकताएं होंगी, फिर उसके बाद ये होंगी, फिर उसके बाद ये क्रम था। यहाँ पे ये तीनों आवश्यकताएं किसी भी क्रम में एक साथ सक्रिय रहती हैं व्यक्ति की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। एट ए टाइम आप आदमी को आदमी आत्मविकास के लेवल पे भी पहुंच जाएगा, लेकिन रोटी की भूख तो रहेगी, काम वासना की भूख तो रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें, घर की जरूरत तो रहेगी। तो एट ए टाइम तीनों प्रकार की एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड, तीनों प्रकार की नीड उपलब्ध होती है अल्डरफर्ड्स में। जबकि वहां पे मैस्लोज में क्या था? क्रम से था। कोई भी व्यक्ति हाई लाइफ स्टाइल से निम्न स्तरीय लाइफ स्टाइल की तरफ लौट सकता है। किसमें? अल्डरफर्ड्स ERG थ्योरी में। हाई लाइफ स्टाइल मतलब आत्मविकास से और शारीरिक नीड्स की तरफ लौट सकता है। हालांकि अल्डरफर्ड का सिद्धांत मैस्लो की तरह अभिप्रेरण के उपाय नहीं बताता। वहां पे उपाय बताए गए थे कि रोटी दिला दो, कपड़ा दिला दो, मकान दिला दो, बैंक बैलेंस दिला दो, जॉब दिला दो, समाज में प्रतिष्ठा दिला दो, है ना। तो मैस्लो की तरह जो अल्डरफर्ड्स हैं, ये ERG में क्या क्या होता है एग्जैक्टली ये नहीं बताता, अभिप्रेरण के उपाय नहीं बताता। ठीक है, तो ये थी अल्डरफर्ड्स ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी आज के लिए पढ़ना है अपने को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। यहां से प्रश्न आ सकता है, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, या ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ब्रूम की अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा। प्रत्याशा मतलब कोई भी जब आप काम करते हैं तो उस काम के बदले आपको कुछ मिलने की आशा होती है, उसको बोलते हैं प्रत्याशा। प्रति मतलब विपरीत, आशा। कुछ आप कर रहे हैं तो उसके एवज में आपको कुछ मिलने की आशा होती है, उसको बोलते हैं प्रत्याशा। ठीक है, तो ब्रूम्स एक्सपेक्ट करते हैं ना आप सामने वाले से, प्रत्याशा में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यह कैसी विचारधारा है? यह प्रक्रिया विचारधारा है। अपन ने शुरू में बात करी थी कि सारी की सारी अभिप्रेरणा के सिद्धांत 2 भागों में क्लासिफाइड किए जाते हैं, या तो विषय वस्तु होती है उसमें, या प्रक्रिया होती है। तो ब्रूम की अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा या ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? एक प्रक्रिया विचारधारा है, विषय वस्तु विचारधारा नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट री। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है।
तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। नोट्स एक्सेस करने के लिए हमारी टेलीग्राम की लिंक जो है इसी लेक्चर में नीचे की तरफ दी हुई है, पूरे पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस करते रहें। अब जो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है इसका प्रतिपादन किसने किया है? विक्टर ब्रूम साहब ने किया है। विक्टर ब्रूम ने किया है। यह पथ लक्ष्य सिद्धांत भी कहलाता है। ब्रूम्स का सिद्धांत बताता है कि भविष्य को लेकर कर्मचारी की अपेक्षाएं क्या हैं और इनमें वो कैसे अभिप्रेरित होगा। अपने भविष्य को लेकर कर्मचारी की कंपनी से अपेक्षाएं क्या हैं, अपने प्रबंधकों से अपेक्षाएं क्या हैं और इनसे वो कैसे अभिप्रेरित होगा। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कार्यों का विवरण देता है। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या देता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, निष्पादन परफॉर्मेंस तथा कार्य संतुष्टि अर्थात जॉब सेटिस्फैक्शन, इनके कारणों का विवरण देता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए 3 तरीकों से अभिप्रेरित होता है। ये बॉडी है, मेन बॉडी जो है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, वो ये है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए 3 तरीकों से अभिप्रेरित होता है। अच्छे से समझिएगा इसको। पहला है, जब कार्य करने से मिलने वाला पारितोष यानी पुरस्कार यानी रिवार्ड उन्हें महत्वपूर्ण लगता हो। पारितोष मतलब रिवार्ड। जब जैसे वो कोई कार्य करेंगे तो कार्य करने से मिलने वाला जो उनको रिवॉर्ड है वो उनको लगता है कि वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, तब वो काम को करने के लिए अभिप्रेरित होंगे। ठीक है, तो कार्य करने से मिलने वाला रिवार्ड जो है उन कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लगता हो। ठीक है, अब जैसे मैं कोई एक्स काम करता हूं और मुझे उसमें रिवॉर्ड मिलता है, मान लो एक शील्ड मिल जाती है, तो शील्ड मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण हो कि मुझे बोनस मिले या मुझे 10% सैलरी में ग्रोथ मिल जाए, तो मिलने वाला पारितोष महत्वपूर्ण लगता है कि नहीं। ये पहला है, इसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोला गया है संयोजकता, इंग्लिश में बोलेंगे वैलेंस या वैल्यू ऑफ रिवार्ड या वैलेंस या संयोजकता। और ध्यान रखेंगे इस वैल्यू की जो वैल्यू होती है, मैथमेटिकल टर्म में इसका जो मूल्य होता है वो -1 2 + 1, ये 2 लिखा हुआ है, -1 से -1 के बीच इसकी वैल्यू होती है संयोजकता की। पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण लगता हो रिवार्ड या मूल्यवान लगता हो। ठीक है, मूल्यवान शब्द महत्वपूर्ण के लिए उपयोग हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? उन्हें भरोसा हो कि अच्छा कार्य करने से उन्हें पारितोष मिलेगा भी, है ना। अब उन्होंने ये तो सोच लिया कि कार्य करने से मिलने वाला पारितोष महत्वपूर्ण हो, लेकिन उन्हें यह भी भरोसा होना चाहिए कि अच्छा कार्य करने से उन्हें पारितोष मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी पक्का भरोसा होना चाहिए। तो इसको बोला गया है इंस्ट्रूमेंटैलिटी या माध्यमता। इंस्ट्रूमेंटैलिटी या माध्यमता। इंस्ट्रूमेंट मिलना मतलब पारितोष मिलना। इंस्ट्रूमेंट मिलना मतलब पारितोष मिलना। पारितोष महत्वपूर्ण मिलना मतलब संयोजकता होना या वैल्यू होना, उसकी वैलेंस होना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक और पारितोष मतलब परिणाम। तो पहली बात तो यही भरोसा हो कि अच्छा कार्य करने से परिणाम मिलेगा, और दूसरी बात है कि परिणाम मिलेगा तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो। तीसरी बात है कर्मचारियों को विश्वास हो कि वे इस योग्य है कि अथक परिश्रम द्वारा वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब कर्मचारी का स्वयं का विश्वास है, कर्मचारी अपने आप पे विश्वास कर ले कि भाई वो अपने आप को इस योग्य समझता है कि वो खूब परिश्रम करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। फिर दूसरी बात, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो फिर उसको पारितोष मिलेगा। तीसरी बात, जो पारितोष मिलेगा वो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा कि नहीं। आ गया क्रम समझ में। पहली बात तो अधिक परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा कि नहीं, ये कर्मचारी को विश्वास होना चाहिए। दूसरा विश्वास, भरोसा उसका ये होना चाहिए कि अच्छा कार्य करने से उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तीसरा भरोसा उसे ये होना चाहिए कि जो रिवॉर्ड मिलेगा वो महत्वपूर्ण मिलेगा। बस ये तीनों चीजें होंगी, है ना। विश्वास हो कि लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, इसको बोला गया एक्सपेक्टेंसी या प्रत्याशा। इसकी वैल्यू भी 0 से 1 होती है, इसको बोलते हैं विस्तार। तो तीनों चीजें होंगी तो वो काम करने के लिए भी प्रेरित होगा। उक्त तीनों बिंदुओं के आपसी संबंध से ही व्यक्ति अभिप्रेरित हो सकता है, अर्थात मोटिवेशन इज इक्वल्स टू वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, है ना। मवाई, इसको कैसे याद रखेंगे? मवाई, मवाई। ठीक है, मवाई मतलब क्या? ब्रूम्स, है ना। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की क्या है? मवाई। वैलेंस
इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एक्सपेक्टेंसी। वैलेंस का मतलब क्या है? जो आपको पुरस्कार मिलने वाला हो मूल्यवान हो, इंस्ट्रूमेंटैलिटी पुरस्कार मिलेगा भी, और एक्सपेक्टेंसी हम कर्मचारी का स्वयं से एक्सपेक्टेशन की वो अथक परिश्रम से लक्ष्य को पूरा कर भी पाएगा। तो लक्ष्य को पूरा करेगा तब पुरस्कार मिलेगा, और पुरस्कार मिलेगा और यदि वो मूल्यवान होगा तो व्यक्ति में मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मवाई। उक्त तीनों कथन में से यदि कोई एक कारक भी नहीं होगा तो अभिप्रेरण नहीं होगा। तीनों में से एक भी नहीं होगा तो अभिप्रेरण नहीं होगा, बता चुका हूं मैं। वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, संयोजकता, ठीक है, माध्यमता और प्रत्याशा। संयोजकता, माध्यमता, प्रत्याशा। कुछ व्यक्तियों को मौद्रिक पारितोष तो कुछ व्यक्तियों को अमौद्रिक पारितोष महत्वपूर्ण लग सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने अपना बताया कि मुझे मान लीजिए वो शील्ड की जगह जो है वो कुछ वेतन वृद्धि मिल जाती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हो सकता है आप में से किसी को लगे कि नहीं यार, मुझे बड़ा सा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था और हजारों लोगों के बीच मुझे शील्ड मिलनी चाहिए थी, तो अमौद्रिक पारितोष भी महत्वपूर्ण लग सकता है ना। तो ये अपनी अपनी पसंद है कि किसको कौन सा पारितोष महत्वपूर्ण लगता है। ध्यान रहे कि व्यक्ति का निष्पादन यानी परफॉर्मेंस सिर्फ उसके प्रयासों पर निर्भर नहीं करता। ये चीज ध्यान रहे, अकेले व्यक्ति के प्रयास नहीं है, अपितु उसकी अपने बारे में सोच, वो अपने बारे में क्या सोचता है, लक्ष्य की उसकी स्पष्टता कितनी है तथा कार्य करने के वातावरण पर भी निर्भर करता है ना। ऑब्वियसली है, व्यक्ति का परफॉर्मेंस सिर्फ उसके प्रयास पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी अपने बारे में सोच क्या है कि मैं कर ले जाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो आधा कर पाऊंगा, बीच में टूट तो नहीं जाऊंगा। ऐसे लक्ष्य की उसकी कितनी स्पष्टता है उस पर भी निर्भर करता है, और कार्य करने के वातावरण पर निर्भर करता ही है। संक्षेप में कहें तो प्रबंधकों को अपना फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्रणाली इस प्रकार विकसित करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों के वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी VIE की स्पष्ट जानकारी मिल सके। यदि उच्च प्रबंधकों को कर्मचारियों के इसकी जानकारी होगी, VIE की, वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एक्सपेक्टेंसी, संयोजकता, माध्यमता और प्रत्याशा, इसकी जानकारी यदि हो जाएगी प्रबंधकों को, उच्च प्रबंधकों को, तो वही चीजें वो प्रस्तुत करेंगे कर्मचारियों के लिए और कर्मचारी इस प्रकार काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने अभिप्रेरणा के 3 सिद्धांत और पढ़े हैं, जिसमें से ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, अल्डरफर्स ERG थ्योरी और मैक्लीलैंड की अभिप्रेरणा की उपलब्धि विचारधारा सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है अब इसके तीसरे टॉपिक, नेतृत्व के तीसरे टॉपिक पे मिलेंगे अपन, या निर्देशन के तीसरे टॉपिक पे मिलेंगे जिसको नेतृत्व बोलते हैं। और चौथा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन का। तो हो सकता है इस महीने के लास्ट तक अपन मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस खत्म कर लें, और आगे बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए आप लेक्चर लगातार पढ़ते रहिए, कमेंट्स डालते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।